फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, सामंतवाद का पतन क्यों हुआ था? सामंतवाद के पतन या संकट के क्या क्या कारण थे? तो सामंतवाद एक्चुअली क्या था? यूरोपीय कंट्री में जो सम्राट या राजा जो थे, अपने ज़मीनों को काम करने के लिए कुछ ज़मींदारों को दे दिया जाता था, दे देते थे। ठीक है ना? तो वही हमारे इंडिया में जमींदार कहते हैं, उसी को यूरोप में सामंतवाद कहते हैं। ठीक है, क्योंकि राजा के बाद उन्हीं की शक्ति सबसे ज़्यादा होती थी। तो देखा जाता है कि बाद में सामंतवाद का पतन हो गया, कमज़ोर हो गए। ठीक है, तो सामंतवाद के पतन के क्या क्या कारण? तो पहला देखेंगे हम आर्थिक कारण। ठीक है, ये कैसे होता है? समय समय पर महामारी, बीमारी एवं अकाल के कारण कृषि की अवनति हो रही थी, कृषि नहीं हो पा रहा था। हाँ, एवं धातु मुद्रा के प्रचलन में कमी आ गई, तो इससे भी सामंतवाद की शक्ति जो है घटने लगी। खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, तो कहाँ से उनको इनकम होता, कहाँ से उनको सम्राट जो है, सम्राट के पास कैसे टैक्स देते? ठीक है ना? तो इस तरह से सामंतवाद की शक्ति घटने लगी। अगला कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक विस्थापन एवं किसानों के विद्रोह के कारण भी सामंतवाद में संकट आने लगा। मीन्स बाद में धीरे धीरे किसान जो है सामंतों का विरोध करने लगे, क्योंकि सामंतवाद भी किसानों के ऊपर अत्याचार करते थे। ठीक है ना? तो इसीलिए किसान भी सामंतों का विरोध करने लगे और इस तरह से सामंतवाद में संकट आने लगी। अगला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में है सामंती युद्ध, धर्म युद्ध, जेरूसलेम को लेकर के युद्ध होता है, और नए राजाओं का उदय होता है। भूमिदास प्रथा की भी समाप्ति हो गई एवं राष्ट्रीयता की भावना का उदय होने के कारण सामंतवाद में संकट आ गया। राष्ट्रीयता का मतलब क्या है? लोगों में ये भावना आने लगी कि हम अपने देश को कैसे स्वतंत्र करें। ठीक है ना? स्वतंत्र करने का मतलब हम अपना अधिकार हम कैसे पाएं, जो कि सामंत लोग कृषि दासों के ऊपर में अत्याचार करते थे। तो लोगों में धीरे धीरे अपने देश के प्रति प्यार जगने लगा। ठीक है ना? क्या सही गलत ये सब का ज्ञान होने लगा, और इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना होने के कारण भी सामंतवाद का पतन हुआ। लियोनार्डो दा विंसी कौन था? लियोनार्डो दा विंसी पुनर्जागरण काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, और चित्रकारी के अलावे वैज्ञानिक, गणितज्ञ, दार्शनिक, इंजीनियर, इस तरह से बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। मैंने उसमें बहुत सारे क्वालिटी थे। ठीक है ना? और उसकी प्रसिद्ध कृति या पुस्तक का नाम है, कृति का नाम है, या फिर जो चित्रकारी किया है वो है द लास्ट सपर और मोनालिसा। लास्ट सपर है क्रिश्चियन लोगों का, जो जीसस क्राइस्ट मरने के पहले अपने चेला या शिष्यों के साथ में जो अंतिम खाना खाया। ठीक है ना? अंतिम खाना खाया मीन्स एक मालिक और उनके शिष्य या नौकर बोलेंगे, एक साथ एक मेज पर खाना खाते हैं। ठीक है ना? वो वाला दृश्य द लास्ट सपर। और मोनालिसा जो है एक लेडी का चित्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइकल एंजेलो कौन था? माइकल एंजेलो चित्रकार, मूर्तिकार एवं वास्तुकार व्यक्ति था। पोप जूलियस द्वितीय के आदेश से वेटिकन के सिस्टाइन चैपल यानी गिरजाघर की दीवारों और छतों की भीतरी भाग को में जो है भित्ति चित्रों से सजाया है। माइकल की सबसे बड़ी उपलब्धि है द लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट मतलब लोगों की मृत्यु के बाद भगवान जो है उसका न्याय करेगा, कहते हैं ना। तो इस तरह का क्रिश्चियन लोगों में भी इस तरह की मान्यता है कि मरने के उपरांत हमारा परमेश्वर जो है न्याय करेगा। जो अच्छा काम किया है उसको स्वर्ग मिलेगा, जो बुरा काम किया उसको नर्क। तो ये वाला जो चित्र है लास्ट जजमेंट, तो उसको माइकल एंजेलो ने ही बनाया है। ठीक है, तृतीय स्टेट क्या है? ये फ्रांस में तृतीय स्टेट किसे कहते हैं? देखते हैं। पादरी
पादरी जो चर्च के जो फादर पादरी होते हैं ना, तो वो पादरी और सामंत इंजीनियर जमींदार वर्ग के अलावे फ्रांस के शेष जनता, बाकी जनता जो है तृतीय स्टेट के अंतर्गत आते थे। तो इस वर्ग में फिर 3 भाग है। तो स्टेट जनरल में 3 भाग है। वो है मध्यम वर्ग, उसको बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ग है शिल्पकार वर्ग और तीसरा है किसान वर्ग। अगला क्वेश्चन है मध्यम वर्ग या बुर्जुआ क्या है? बुर्जुआ वर्ग कौन होते हैं? फ्रांस में मध्य वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहते थे। इस वर्ग के लोग शहरों में रहते तथा धनी, शिक्षित, अध्यापक, इंजीनियर एवं आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण देश के पुराने विचारधारा वाली व्यवस्था के विरोधी थे। पादरी एवं कुलीन वर्ग से इनका अच्छा संबंध नहीं था, अतः अपने आप को ये लोग क्या समझते थे? हीन यानी नीचा समझते थे। अगला क्वेश्चन है सैन कुलोट क्या है? फ्रांस में सैन कुलोट किसको कहते हैं? वो है सैन कुलोट फ्रांसीसी क्रांति में भाग लेने वाले लोगों का एक दल था। सैन कुलोट का अर्थ होता है बिना घुटनों वाला। यह वर्ग अपने को विशिष्ट वर्ग से अलग दिखने के लिए या दिखाने के लिए लंबी धारीदार पतलून, लंबा जो लूज टाइप का जो मुसलमान लोग कपड़ा पहनते हैं ना, वो पतलून पहनते थे तथा सिर पर टोपी पहनते थे। ये अधिक जैकोबिन दल के सदस्य थे, अतः क्रांति विचारक, क्रांति विरोधी आंदोलनों को कुचलने का कार्य करते थे सैन कुलोट।